Hello students, welcome to CUT Mitra. Today we are going to have the first class of the paper Legal Studies. So if you want to pursue, let's say, degrees in law or political science, or if you want to make sure that your admission gets sure shot in your dream university, then opting for legal study paper is of course going to be a better option, right? So we are going to study this topic today, and when it comes to legal studies, there are different topics that we have to go through. My name is Aditya. I have done my studies from Delhi University and Jawaharlal Nehru University. I have also taught at University of Delhi in capacity of assistant professor. I have been a UGC DART fellow. I have been a guest scientist at University of Würzburg and worked there, as well as I have been a UGC NET JRF fellow as well. So when we think about the legal study, my expertise area lies in the constitution as well. So this paper is going to be very easy deal for you. आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और जो पहला टॉपिक हमें आज लीगल स्टडी में पढ़ना है, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ जुडिशरी, राइट. सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? जुडिशरी है. सो व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास? नंबर वन, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया. मतलब जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है फंडामेंटली वो कैसा है, हायरार्की क्या है, कोर्ट्स की हम उसको समझेंगे. देन वी विल गो थ्रू द आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं. देन हाई कोर्ट्स इन इंडिया, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके साथ हमारे पास ट्रिब्यूनल्स हैं, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं, सेमी जुडिशियल बॉडी भी कभी कभी बोल दिया जाता है. देन रीजनल बेंचेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट, प्रॉज एंड कॉन्स, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, राइट, और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों के बारे में जानेंगे. देन इफ द टाइम परमिट्स अस, salient features of the Indian judiciary, and finally constitution, roles and impartiality. Now always remember this is your first class. ये पार्ट वन है जुडिशरी का. इसके अलावा जुडिशरी के कंटेंट में और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है एज फार एज द CUET NTA सिलेबस ऑफ द पेपर लीगल स्टडी इज कंसर्न. सो लेट्स स्टार्ट. First, let's try to understand what is judiciary, है ना. हम why we need to understand this topic, why understanding the topic of judiciary is important. Number one, judiciary is known as the pillar of democracy, है ना. ये पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है. Now, what do you understand by the term pillar? Like always remember, when you think about you're making a house, है ना, आप कोई घर बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, उसका बेस मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, नींव. और उस नींव मजबूत होने के साथ साथ यू नीड स्ट्रॉन्ग पिलर्स, उसके ऊपर एडिफिस कंस्ट्रक्ट होता है, इजंट इट. नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी एंड व्हेन इन अ डेमोक्रेसी यू एस्टैब्लिश अ पॉलिटी. आप मान लीजिए कोई सरकार या स्टेट या पूरा ये सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं. सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट सिटीजन्स, है ना. इफ़ यू थिंक फ्रॉम द एंशिएंट टाइम परस्पेक्टिव, अगर हम बिफोर क्राइस्ट चले जाएं, बिफोर बुद्ध चले जाएं, है ना, बिफोर द लेजेंडरी डिटेल्स ऑफ रामायण एंड महाभारत चले जाएं और वहाँ से लेके अभी तक आएँ, आज के टाइम तक. सो व्हाट इज़ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ ऑल अबाउट? The entire history of humankind is how to ensure that the rights and the liberties of humans or citizens are not violated by the government. How to make sure that more and more people are able to have a secure and satisfying life full of liberty without intervention by the government. How to make sure that individuals' life is respected and not taken in a very callous manner or in a very mocking manner by the state or the government. अब ये सब काम कौन करेगा? विच बॉडी ऑफ द पॉलिटी इज एबल टू डू दिस? ऐसी कौन सी व्यवस्था में कौन सा संस्थान है जो ये इंश्योर कर सकता है कि हमारे राइट्स बचे रहें, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिबर्टीज बचा रहे और हमारी लाइफ को बहुत ही सीरियसली लिया जाए? And that is judiciary, right? So judiciary क्या करता है? It acts as the pillar of democracy. Why? Because it ensures justice in society. किसके साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये जुडिशरी इंश्योर करती है. बिकॉज इट इंश्योर्स फेयरनेस. सभी के लिए एक ही तरह के कानून हो, ये नहीं कि राजा के बेटे के लिए अलग कानून और किसी वर्कर के बेटे के लिए अलग कानून. ऐसा ना हो. देयर मस्ट बी इन फेयरनेस, देयर मस्ट बी ड्यू प्रोसेस, राइट, एंड देन देयर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी. मतलब क्या हुआ कि जो सरकारें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन दे मस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. ये नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, लोकल लेवल पे ऑफिसर्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, एंड दे आर सिंपली
ब्लीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने का काम भी जुडिशरी का होता है। सिंस ये तीनों काम, जस्टिस इंश्योर करना, फेयरनेस इंश्योर करना और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बिना कोई भी लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। दैट इज वाई वी से दैट जुडिशरी इज द पिलर ऑफ democracy, right? And in this class we are going to explore the structure, hierarchy and other issues related to the honorable judiciary of India. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रूल ऑफ लॉ जिसे हम बोलते हैं कानून का शासन, उसमें कैसे अपहोल्ड करते हैं, ये भी इसी टॉपिक का पार्ट है। नॉट टुडेज क्लास, टुमारो क्लास वी विल हैव इट, एंड देन हाउ द जजेस आर अपॉइंटेड, ट्रेंड, हाउ दे रिटायर्ड और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बट ये पूरा का पूरा गैमट है जिसमें आपको जुडिशरी की समझ बनती है। Now let's try to understand the structure and hierarchy of courts in India. What is the first fact that you have to keep in mind? Number one, the constitution itself defines the structure of judicial system in India. Now it's a very interesting fact. Now suppose you think about judicial system of India and you compare it with the judicial system present in the United Kingdom or England, right? Or for that matter, if you think about the judicial system present in the United States of America. Now their constitution is full of mere articles, not that detailed administrative and legislative competency based differentiation is present in those constitutions, whether it is America, the written constitution, or whether it is the series of conventions of the United Kingdom constitutional apparatus. But when you think about the Indian constitution में क्या है? Each and every aspect related to honorable Supreme Court, honorable high courts, honorable district and session courts, even for that matter the idea of tribunals, all the major aspects, essential aspects which grant certain kind of power, they are present in the text of the constitution. So first defining feature of the judiciary in India is that the book of the land, है ना, मान लीजिए अगर हम समझने की कोशिश करें, so the honorable law of the land or the book of the land, the constitution, it defines the structure of the judicial system. ये पहला चीज आपको ध्यान रखना है. What's the second feature? The second feature of the structure of the court system in India is that we have a unified judiciary, right? Now what is this idea of unified judiciary? That we have a hierarchy of courts, है ना? So for example, if I bring in a shape, okay, let me try to help you all out with a specific shape. Let's have a 3D shape here. Okay, let's bring it here. See, like this. So suppose I make this, right? Here what you will find, number one, there is a hierarchy. What kind of hierarchy are we talking about, है ना? किस तरह की hierarchy की हम बात कर रहे हैं? पहला, सबसे apex, है ना, या top पे हम क्या बोलेंगे? There is Supreme Court. ठीक है, सबसे ऊपर क्या है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट है ना, एपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं। कभी कभी इसको एक और वर्ड बोलते हैं, द कोर्ट, है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं, द कोर्ट भी इस्तेमाल होता है। देन उसके नीचे हम क्या बात करते हैं, वी हैव हाई कोर्ट्स, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालय, एज वी कॉल इट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज उच्च न्यायालय, राज्यों पे अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय ऐसे बोलते हैं। और इसके नीचे जो हमारे पास हैं, वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, हाँ, कभी कभी मुंसिफ कोर्ट का भी आप नाम ले सकते हैं मेट्रोपॉलिटन की जगह, ठीक है ना, मुंसिफ कोर्ट भी इसी के दायरे में आते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हायरार्की क्या है, यूनिफाइड है। यूनिफाइड कैसे सेंस हुआ कि जो ये पूरा कोर्ट का स्ट्रक्चर है, ये चाहे नेशनल लेवल के लॉज हों, यानी कि जो हमारे केंद्र स्तर के कानून है, या स्टेट लेवल के लॉज हों, यानी कि हमारे राज्य स्तर के कानून, उसके नीचे के लेवल पे कानून को हम उस तरह से नहीं देखते, क्योंकि पंचायत द्वारा कोई भी कानून जो बनाया जाएगा, इट इज ईदर रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और देयर इज अ नेशनल कंपोनेंट इन इट। तो नेशनल या स्टेट लेवल के जो कानून हैं, उन सभी को जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही आएंगे ना, इन सब के ऊपर ये जुडिशरी अपनी निगाह रखती है या कंट्रोल रखती है। ऐसे आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब आप यूनिफाइड की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड की बात करेंगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये थोड़ा अलग है पॉलिटी में। कैसे अलग है? क्योंकि फेडरल है इंडिया का नेचर, है ना। फेडरल का मतलब क्या हुआ, वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट, है ना, हमारे पास एक केंद्र सरकार है
और हमारे पास एक राज्य सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है। इसके नीचे हमारे पास पंचायत लेवल की सरकारें कहलाती हैं, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो कहलाता है। लेकिन अभी के लिए सिंस इट इज़ द फर्स्ट क्लास, तो आपको अभी केवल इतना ही जानना है जितना आपके एग्जाम में आएगा। तो यूनियन और स्टेट लेवल पे क्या है, हमारे लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि हमारा विधायिका जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून लागू करते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया है, बांट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल लेवल के कानून अलग बनेंगे अपने, उसके लिए पार्लियामेंट है, और स्टेट लेवल पे दे हैव स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, राज्य का विधानमंडल है, वो अपना कानून बनाता है। ऐसे ही सेंटर के लेवल पर आपकी अलग ब्यूरोक्रेसी है, अलग एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स हैं। और स्टेट के लेवल पर वी हैव द गवर्नर, वी हैव चीफ मिनिस्टर एंड अदर ब्यूरोक्रेसी। ये एक सेपरेशन हमें नजर आता है, इवन दो इट इज इंटरलिंक्ड, इनके बीच में कनेक्शन भी है। बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी ऐसा डिवीजन नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंडर है हाई कोर्ट, और इसके अंडर है ऑल और लोअर कोर्ट्स। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज दे माइट पॉप अप दिस काइंड ऑफ ऑप्शन इन योर पेपर, दैट द यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी is very different from the idea of federal provisions present in Indian polity, है ना, जो अभी डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फोर्थ इज, एज यू नो, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट इनका जुरिस्डिक्शन क्या है, वन और मोर स्टेट्स में हो सकता है, एंड देन यू हैव लोअर कोर्ट्स, राइट। Then we have some specialized tribunals which deal with specific matters. We will come to it later, but अभी के लिए आपको एक मेजर जानकारी इस तरीके से लेनी है. So we have Supreme Court, High Courts and District Courts, Session Court, District Court, Subordinate Court and Municipal Courts. Let's move forward. Now this is another map which is present in your books. So you can see topmost पे क्या है, Supreme Court है, Supreme Court के ठीक नीचे High Court है, हाई कोर्ट के अंदर आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। जैसे सिविल मामलों के लिए सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल मामलों के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स है ना, आपराधिक मामले, न्यायिक मामले ऐसे बोला जाता है। एंड देन वी हैव स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स में सर्विस टैक्स, कंज्यूमर लेबर, मतलब जैसे मान लीजिए फिनेंशियल कोई इशू हो, मान लीजिए लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ हो, मान लीजिए कोई फिनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुआ उसको लेके कुछ है, मान लीजिए कोई एक रेगुलेशन को फॉलो नहीं किएगा उसके लिए कोई विवाद है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स में चला जाता है। पूरी तरह से यहाँ पे जज नहीं बैठते, इसलिए इसको क्वाज़ाई जुडिशियल या सेमी जुडिशियल भी कहा जाता है। हालांकि ये जुडिशियल काम करते हैं, मतलब जजेस की तरह टोटली कॉम्पिटेंट नहीं है, थोड़ा सा कम कॉम्पिटेंट है ना, लेकिन जजमेंट वाला या जुडिशियल काम कर रहे हैं, इसलिए नाम में जुडिशियल बॉडी गिन लिया जाता है। सेमी जुडिशियल या क्वाज़ाई जुडिशियल इनको बोल दिया जाता है ट्रिब्यूनल्स को। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, सवाल अभी बाद में डील करेंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, When you think about the first thing about the Honorable Supreme Court of India, हाँ ये मत बोलना बड़ा सुंदर है, वो अलग चीज़ है, सुंदर ऑफ कोर्स है, बाद में बनाया गया है। It was established on January 28, 1915. Interesting day है, 26th of January. Honorable Constitution of India was totally enacted. We also celebrate it as the Republic Day. ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को हमारा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। Now what you have to keep in mind, number one, this date. मान लीजिए आपका सवाल यहीं से आता है, on which day the Supreme Court of India was established, right? So answer is going to be 28th of January 1950. Second thing, what did it replace? मतलब इसने किस चीज को हटाया था? क्या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से पहले कोई एपेक्स कोर्ट नहीं था? अगर था तो वो क्या था, नंबर वन। दूसरा, क्या वो सिर्फ इंडिया में था, वो ब्रिटेन में था, है ना, एक ये सवाल बनेगा। तो इसने किसको हटाया? इस पे आपके आंसर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिप्लेस द कॉलोनियल टॉप जुडिशियल बॉडीज। मतलब जो कॉलोनियल क्या हो गया, अंग्रेजों वाला, सिंपल सेंस में। तो अंग्रेजों की जो टॉप जुडिशियल बॉडी थी ना, जो इंडिया पे कंट्रोल रखती थी जुडिशियल सेंस में, उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे कि द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था। व्हेन वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मेंशन अभी भी आता है, क्योंकि उस टाइम का क्लॉज अभी बचा हुआ है, ठीक है। फेडरल कोर्ट एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, रजवाड़ों से रिलेटेड बेसिकली आइडिया, तो इनका एक अपना जुडिशियल कमिटी होता है। इन दोनों को क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया। तीसरा सवाल बनता है कि इसमें कितने मेंबर्स थे जब हम आजाद हुए, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो कितने मेंबर्स थे? तो आंसर क्या है, इनिशियली इट कंसिस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस, यानी 7 + 1, ठीक है, कि 7 जज थे और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब आपके लिए होमवर्क है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका आपको पता लगाना है।
आज के टाइम पे क्या है, व्हेन यू थिंक अबाउट 2024 वी हैव 31 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी आज क्या है 1+30 है, ठीक है। अब एक सवाल बनता है, अगर इनिशियली 7+1 का था और आज के टाइम पे 30+1 हो गया है, तो एक सवाल बनता है कि आज के टाइम पे कैसे इस तरह हो गया है ना, किसने बढ़ाया है नंबर्स को, राइट। सो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट एनफ, लेजिस्लेटिवली कॉम्पिटेंट, ठीक है, उसके पास ये कानून बनाने की शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है, टाइम टू टाइम कानून बनाकर इस नंबर को बढ़ाया है। तो ये आपका एक और सवाल बनता है कि विच बॉडी हैज द अथॉरिटी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो कौन सी ऐसी व्यवस्था है या संस्था है या कौन सा निकाय है जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का प्राधिकार है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट होगा। अब एक पुराना सवाल इन्होंने पूछा था इन द सीयूटी एनटी एग्जामिनेशन, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बॉडीज दे वर रिप्लेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1950। अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसको, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मेयर्स कोर्ट, मेयर कहाँ का होता है, शहर के लेवल का होता है। जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, ये वाला। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वाला। स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स आज भी हैं। हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस क्या दिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली, एंड डी एंड ई ओनली। एज यू ऑल नो द आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड सी ओनली, बिकॉज जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सो ध्यान रखिएगा, देखिए होता क्या है किसी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर में, अब ये एक सवाल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सवाल के हिसाब से एक पैटर्न को समझना है। हो सकता है कल को वो पूछें आपसे इसके बेसिस पे सवाल, हो सकता है वो आपसे पूछ लें इस डेट के हिसाब से सवाल, हो सकता है कि वो इन दोनों को मर्ज करके कोई एक सवाल बना दें। तो किसी भी तरह का वो सवाल बनाए, आपके दिमाग में कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। देखिए पहला चीज फैक्ट क्या आपको ध्यान रखना है, आज के टाइम पे इंडिया में लगभग कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इधर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए in order to understand this. First is that for every state, ठीक है, ऐसे समझिए, for every state and UT there is a high court, ऐसे समझो, ठीक है, कि हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन each state and UT each state and UT will have its own court, ऐसा नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहना कि हर राज्य और यूनियन टेरिटरी का दायरा किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंदर आता होगा, ये एक बात है, और ये कहना कि हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा, ये दूसरी बात है। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों, कई सारे हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट्स पर अपना जुरिस्डिक्शन रखते हैं। तो इस बुनियादी अंतर को दिमाग में रखिएगा। सो उसको रखते हुए वी हैव 25 हाई कोर्ट्स विच कवर, दैट इज वाई द टर्म यूज्ड इज कवर, मतलब ये दायरे में आता है ना, कवर वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे शुरुआती स्तर पर हमारे पास कौन कौन से हाई कोर्ट थे, लाइक द फर्स्ट हाई कोर्ट्स, नंबर 1 मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, ठीक है। एक हमारे पास मद्रास हाई कोर्ट था, बॉम्बे, देन वी हैड कलकत्ता एंड वी हैव इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो पहले 4 हाई कोर्ट्स कौन से थे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट सवाल वो आपसे पूछेंगे, इसको भी आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब ये हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, जो भी इनका जुरिस्डिक्शन है उसमें जितने सिविल मामले हुए या क्रिमिनल मामले हुए, उसके ऊपर क्या है, इनका जुरिस्डिक्शन रहता है। या हो सकता है दोनों से जुड़ा हुआ मामला हो तो उसके ऊपर भी सुनवाई कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। मामला हाई कोर्ट से ऊपर गया तो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे रहा तो कहाँ गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स में, ठीक है। अब उस पर चलते हैं। अब हम जब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, ठीक है, तो इसको समझने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला चीज आपको क्या दिमाग में रखना है, 3 लेवल पर बांट लेना है। क्या 3 लेवल पर बांटना है, नंबर 1 एक होगा डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेशन कोर्ट्स, ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होगा, और तीसरा क्या होगा, मुंसिफ कोर्ट होगा, ठीक है। मुंसिफ कोर्ट इसमें सबसे आसान है समझना।
सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स को समझने में, और दूसरा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को समझने में। लेकिन इसको समझने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप इसको सिविल और क्रिमिनल के बीच में डिफरेंस से समझिए, दूसरा लेवल ऑफ जजेस से समझिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला तरीका होता है कि सिविल एंड क्रिमिनल के एंगल से समझिए, दूसरा जो जजेस है ना उसके एंगल से समझिए। सिंपल सेंस में कहूं तो कुछ लोग रणजी खेलते हैं, फिर कुछ लोग किसी एक टीम में जाते, फिर इंडियन टीम में आते होंगे, फिर और ऊपर जाते होंगे, है ना, ऐसे करके खेलते होंगे। इसी तरह के लेवल्स हैं। जैसे सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट को। यहां से क्या होगा, हमारा ये वाला ए लिख दीजिए, ये बी और सी हम लोग आगे समझेंगे। पहले ए को समझते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, इसमें कैसे कैसे जज होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जिला हो गया, जिले का न्यायाधीश। एक होता है सेशंस जज, मतलब कि उसी डिस्ट्रिक्ट में खास तरह का मामला है जिस पे ये जज साहब बैठते हैं, एज सिंपल एज दैट। एक होता है मेट्रोपॉलिटन सेशन जज, कुछ खास तरह की जगहें होती हैं, खास एरियाज नोटिफाइड होते हैं, वहां के ये जज हुए। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब मान लीजिए काम बढ़ गया तो डिस्ट्रिक्ट जज के साथ क्या हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक बना दिया गया। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है। सबसे पहला, दे प्रिसाइड ओवर सिविल केसेस। अब आपका एक और यूनिट है ना, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें हम सिविल और क्रिमिनल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सिंस इट इज सीयूईटी सो वी कांट गो मच इनटू डिटेल। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, इन वाले मामलों में सीधा आपराधिक प्रक्रियाएं उस तरीके से नहीं होती जैसी हमारे पास क्रिमिनल मामलों में होती है। तो इट प्रिसाइड ओवर सिविल केसेस। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम जो है हाई कोर्ट के नीचे, उसमें ये सबसे बड़ा जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, सिविल मामलों को देखता है। सेशंस जज क्या करते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर ये सिविल में है तो ये किस में बैठेंगे, क्रिमिनल केसेस में बैठेंगे। ठीक है, सेशंस का मतलब क्या हो गया, क्रिमिनल। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या हो गया, सिविल। ऐसे आपको दिमाग में रखना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग सवाल आपका यहाँ पे आ सकता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि यहाँ से हो सकता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका बन जाए। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सेशन जज की बात करें, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ कोलकाता, वहाँ पे भी आपको इस तरह के जजेस मिलते हैं। तो वहाँ क्या मिलता है कि जो सिटीज़ हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन सिटी नोटिफाई कर दिया है या डेजिग्नेट कर दिया है, वहाँ पे हाई कोर्ट के नीचे ये जजेस आपको मिलेंगे। एंड देन वी हैव एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। केस लोड अगर बढ़ गया, ज़्यादा केसेस आ गए, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सो सबसे पहला ए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। इसमें 4 तरह के जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामले, सेशंस जज क्रिमिनल मामले, मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज। अगेन देखो सेशंस नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए। और फोर्थ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो केस लोड बढ़ने पर डिस्ट्रिक्ट जज को असिस्ट करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू अदर काइंड ऑफ कोर्ट्स, है ना, अब इसी में हम देखते हैं, हमारे पास ये थे हमारे पास पहला वाला। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है, और मुंसिफ कोर्ट्स में। सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी समझने का तरीका वही है। अगर आप पिछली स्लाइड ध्यान दें तो मैंने आपसे क्या कहा, एक तो सिविल और क्रिमिनल में अंतर कर लीजिए, आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हुआ, जजेस के लेवल को देख लीजिए, तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो आइए सबऑर्डिनेट कोर्ट को समझते हैं। देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट को समझने का भी वही तरीका है। सिविल और क्रिमिनल मामलों में डिफरेंस कर लेते हैं सबसे पहला, और उसके बाद हम इसमें जजेस के लेवल पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे कि अगर सिविल मामला देखा जाए, सो वी हैव अ जूनियर सिविल जज कोर्ट। ये क्या करते हैं, सिविल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके इनिशियल शुरुआती स्टेजेस में मामला इनके पास पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, वी हैव द प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, यानी जो ऐसे सिविल जजेस के मामले हैं जो एक्सीड हो चुके हैं, अब वो इनिशियल स्टेज से ऊपर जा चुका है, तो प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट पहुंचता है। देन वी हैव सीनियर सिविल जज कोर्ट, मतलब इन्हें सब कोर्ट भी कहते हैं। ये वो सब्सटेंशियल सिविल केसेस और अपील्स हैंडल करते हैं जो इनके नीचे के कोर्ट से ऊपर आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ नहीं हो रहा है, बस डिग्री ऑफ ग्रेविटी जिसे बोलते हैं ना किसी पोस्ट की, वो बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कोर्ट में। क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले वी हैव द सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सबसे लेस सिवियर क्रिमिनल केसेस ये हैंडल करते हैं, बड़े ही छोटे लेवल का कुछ उठा लिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसे। वी हैव फर्स्ट क्लास
जो थोड़ा सा और सीरियस मैटर, चाकू वाकू चल गया हो, है ना, कुछ इस तरह का। एंड देन वी हैव द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मतलब इनके पास क्या होता है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट केसेस, बड़ी बुरी किस्म की वारदात हुई हो या नीचे न्याय ना मिला तो ऊपर चाहिए, ऐसे आप इन कोर्ट्स में पहुंचते हैं। ये आपका एक मैटर बनता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। देन वी हैव द मुंसिफ कोर्ट्स, ये क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इनके फिनेंशियल जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करती है। छोटे लेवल के फिनेंशियल केसेस, मुंसिफ नाम से आप समझ जाइए, छोटे लेवल के फिनेंशियल केसेस जो होते हैं उन इश्यूज को ये हैंडल करते हैं। इनके जुरिस्डिक्शन को भी पहले की तरह स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है, और जब ऐसा हो जाता है सो ये जुडिशरी सिस्टम के सिविल मामलातों में सबसे लोवेस्ट लेवल पर ये काम करते हैं। अब एक सवाल जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, व्हाट डज इट शो, मतलब अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट तो समझ में आया, हाई कोर्ट भी समझ में आया, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं, तो देखिए हुआ क्या, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी कई सालों का एक जुडिशियल सिस्टम मौजूद था। अंग्रेज़ लगभग 200 साल यहाँ पे राज किए थे, और अंग्रेज़ों से पहले भी ऐसा नहीं था कि न्यायिक व्यवस्था नहीं थी, है ना। इट वॉज नॉट द केस दैट देयर वॉज नो जुडिशियल सिस्टम इवॉल्विंग इन द कंट्री और established in some way or the other, whether at the local level or some higher level, है ना। ये था कि इवॉल्व भी कर रही थी, मतलब धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास हो रहा था, साथ ही साथ कुछ जगहों पे इस तरह की व्यवस्था स्थापित भी थी। अब सवाल उठता है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि या तो हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को एकदम बदल कर नई व्यवस्था ला दें, ठीक है, एकदम हम पूरा सारा चेंज कर दें और नए तरह का सिस्टम जो है वो ले आएँ। अब ये सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट समबडी स्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड सेइंग कि हम एक नया पूरा व्यवस्था बनाएंगे, उसमें नई तरह की जुडिशरी होगी, नई तरह से उसका वैकेंसी होगा, नई तरह से उसमें रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसकी पावर्स ये होंगी वगैरह वगैरह। बट आप अगर ध्यान दें तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट वाज अ पीरियड ऑफ अटमोस्ट टर्मोइल, है ना, वो एक बड़ी ही त्रासदी वाले समय था। इट वाज अ ट्रांजिशन गोइंग ऑन, एक संक्रमण काल से हम गुजर रहे थे। आपको पॉलिटी भी संभालना था, इकोनॉमी भी संभालना था, यूनिटी भी संभालना था, है ना, आपको अलग अलग कंसर्न्स को डाइल्यूट भी करना था, जस्टिस भी करना था। और ऑलरेडी आज ही की ये समस्या थोड़ी है कि सालाना बेसिस पे 50,000 मामले जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। ये तो उस टाइम भी रहा होगा कि जजेस कम है, मामले ज़्यादा हैं। तो अगर आप तुरंत नया कोई सिस्टम लाने का सोचते तो आपको इतने सारे चैलेंजेस को हैंडल करना पड़ता। दूसरा एक और प्रॉब्लम था, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतने सालों से जो सिटीजन, भले ही वो पहले सब्जेक्ट रहा हो अंग्रेज राजा का या रानी का और बाद में सिटीजन बन गया हो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, लेकिन वो था तो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड ना, उसको पता था कि हाँ मुंसिफ न्यायालय जा सकते हैं, सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, तो आपको एक हैबिट भी हो गई थी, एक नॉलेज भी हो गई थी कि कैसे न्यायिक प्रक्रियाएं या लीगल प्रोसेसेस चलते हैं। तो एक ये भी चैलेंज था कि तुरंत नया सिखाएंगे कैसे। तो इसकी जगह क्या सोचा गया कि जो ऑलरेडी हमारे पास नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड, नंबर 2 स्ट्रक्चर्ड एंड नंबर 3 वेल डिफाइंड, ये तीनों जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद था ना, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जिसको बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे, मुंसिफ कोर्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट थे, हाई कोर्ट्स थे, इन्हें दोबारा एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं थी। तो क्यों ना इन सबको ऐसे ही ढांचा उठाते हुए हमने क्या किया, सिर्फ 2 चीजें बदल दी, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहला हम लेके आ गए लॉ ऑफ द लैंड, हमने इनकी अकाउंटेबिलिटी को बदल दिया। अब ये अंग्रेजों के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, फेडरल कोर्ट के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, प्रिवी काउंसिल के जुडिशियल कमिटी के लिए अकाउंटेबल नहीं थे। अब ये किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और किसके थ्रू होंगे, तो हम एक नई बॉडी लेके आ गए विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। मतलब सीधी सी बात है, आपके हाथ में मान लीजिए एक बैट है, अब आप अगर अच्छे इंसान हुए तो बैट बॉल खेलेंगे, आप खराब इंसान हुए तो किसी के सर पे ले मारेंगे, है ना। तो वही काम किया गया, हमारे पास एक प्रॉपर बैट था, हमें आइडिया था या तो हम
बैठ के बन जाए और माइकल वॉन के लिए खेलें, या फिर हम सचिन तेंदुलकर के लिए के साथ खेलें, इंडियनों के खेलें। तो हमने ये दो चीज़ें की और इस स्ट्रक्चर को बरकरार रखा। तो हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाए, एंड इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, सो एकदम गट फीलिंग रखिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर यहाँ से अब मिल जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जाना है, हाई कोर्ट जाना है, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जाना है, अब थोड़ा सा ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स को दो नाम से और जाना जाता है, एज यू कैन सी इट बिहाइंड मी ऑन द स्क्रीन। वन इज दैट इट इज ऑफन नोन एज अ सेमी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं इसको, सेमी जुडिशियल बॉडी, या समटाइम्स इट इज नोन एज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। ठीक है, क्वाजाई मतलब अर्ध, आधा जुडिशियल, या थोड़ा या पार्शियली जुडिशियल। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई इट इज लाइक दिस? वेरी सिंपल आंसर, दे इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और नॉन लीगली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, या तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग ब्यूरोक्रेसी से निकले हों या उसका पार्ट हो, या फिर जिन्हें लीगल ट्रेनिंग नहीं मिली हो, जैसे कि लीगल ऑफिसर्स को मिलती है या जजेस को मिलती है, लेकिन ये काम कौन सा कर रहे हो, जुडिशियल फंक्शंस का काम कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या बोलेंगे, हम इन्हें कहेंगे ट्रिब्यूनल का पार्ट इनको बनाया जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये फंडामेंटली सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं उसे बोला जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब क्या हो गया, एक विवाद हो गया है, अब उस विवाद को सुलझा देना है। ठीक है, यहीं से निकलता है इनका एम। एम क्या है, देखिए, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या जब लॉ के थ्रू पार्लियामेंट से बनाया जाता है तो इनको सिंपल आइडिया रहता है कि डिस्प्यूट को मतलब सुलझा दो। ये डिस्प्यूट किसी तरह हाई कोर्ट या एपेक्स कोर्ट ना पहुंचे, मतलब जो कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बर्डन है ना, उसे कैसे कम किया जाए, इस आइडिया के साथ ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में हम देखें तो हमारे पास एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनका कोई ग्रीवांस है उसको हैंडल करता है ये। दूसरा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सिंपल स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ग्रीवांस को हैंडल करता है। देन वी हैव TDSAT विच इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो ये उसको हैंडल करता है। देन वी हैव द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली में तो आजकल इनका बहुत नाम है क्योंकि दिल्ली में हवा इतनी दूषित हो रखी है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक के बाद एक नए नए अपने डिग्रीज निकालता है। तो ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स के ऊपर काम करते हैं। एक और बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल्स इतने पावरफुल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स ऑफन दे वर्क इन टैंडम विद और इन कोरिलेशन टू सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक अबाउट द TDSAT, it often works with the Telecom Regulatory Authority of India, or for that matter if you think about the National Green Tribunal, often it is working simultaneously with the Environment Ministry। ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक जो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए फिनेंस से रिलेटेड कोई हुआ तो वो सेबी के साथ जो है जुड़ के काम करना पसंद करेंगे। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम को और जस्टिस के प्रोसीजर को एक एड मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। दैट इज व्हाई ट्रिब्यूनल्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what about establishment of the regional benches of the Honorable Supreme Court of India? Here we have simple idea. अभी के टाइम पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, है ना, अभी यहाँ पे है। अब कई सारे लोगों का मानना है और लॉ कमीशन ने अपनी 227th रिपोर्ट में इसकी बात भी की थी कि हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस को स्टैब्लिश करना चाहिए। नाउ वन क्वेश्चन मस्ट पॉप अप योर माइंड, इज इट अ गुड ऑप्शन or is it a bad option, as I shared in the introductory part of this class. Now let's look at first the positive aspects of establishing the regional benches. Regional benches आप समझ रहे हैं ना, मान लीजिए हम इंडिया को अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करें, है ना, अगर हम इंडिया को सोचें तो थोड़ा एक बेंच यहाँ हो, एक बेंच यहाँ हो जाए, एक बेंच यहाँ है, एक यहाँ है, एक मान लीजिए सेंट्रल इंडिया में हो जाए, है ना, न्यू दिल्ली एक है ही, बाकी 4 जगह और आ जाए। तो इससे क्या होगा, कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तक की पहुँच जो है या सुप्रीम कोर्ट का जो इंडियन सोसाइटी में एक्सपेंशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो इसके पॉजिटिव फीचर्स क्या हैं, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। अभी दिल्ली आना पड़ता है, मामले लेटर पहुंचते हैं, ऑलरेडी केसेस ओवरलोड रहता है,
ऐसे क्या होगा, आप आसानी से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच पाएंगे। पहला तो ये एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग व्हेन वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजंस। अब ऑपोजिट साइड से देखिए तो सुप्रीम कोर्ट भी जनता के पास जल्दी पहुंच पाएगा, ये दूसरा साइड है इसका। सेकंड इज फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, सारे के सारे मामले न्यू दिल्ली में ही आके एक्यूमुलेट हो जाएं। इसकी जगह मान लीजिए अगर एक न्यू दिल्ली में हो, एक मान लीजिए चेन्नई में हो, एक मान लीजिए गुवाहाटी में हो, है ना, एक मान लीजिए मध्य प्रदेश इंदौर में हो, और एक मान लीजिए हमारे पास राजस्थान या गुजरात में कहीं हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के इतने बेंचेस हैं तो ज़्यादा जल्दी आपके केसेस जो हैं वो निपट पाएंगे, ये दूसरा फायदा नजर आता है। थर्ड इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो हाल फिलहाल में भी, है ना, आपको काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, है ना, तो अगर हम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और कंटिन्यूएशन में अब नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, उनकी एक बात मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि उन्होंने ये बात कही थी that Indianization of the judicial system is important and one aspect of Indianization is decentralization of judicial power। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है that when you think about decentralization of judicial power, इसका मीनिंग ये हुआ कि दिल्ली से जुडिशियल पावर को डिसेंटर किया जाए। अभी सारी चीज़ें दिल्ली हैं, दिल्ली की जगह उसको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाए। क्यों इसका ज़रूरत है? दिल्ली का सोशल कल्चरल मिलियू असम या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के सोशल कल्चरल मिलियू या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के सोशल कल्चरल मिलियू, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के सोशल कल्चरल मिलियू और द रीजनल डायनामिक से काफ़ी अलग है। और चाहे ना चाहे फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये असर डाल देता है व्हेन इट कम्स टू द मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट और द आइडिया ऑफ हेयरिंग सम केसेस। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम ऐसे समझते हैं तो हमें दिखता है कि जो रीजनल इश्यूज हैं इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस को स्टैब्लिश कर दिया जाए। फोर्थ इज इट एलिविएट्स सुप्रीम कोर्ट केस लोड। यानी क्या हुआ कि इससे क्या होगा, ऐसे तमाम मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के हैं या वो मैटर्स जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के दायरे में आते हैं, ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिन पर सुप्रीम कोर्ट ही अच्छी समझ दे सकता है, ऐसे मैटर्स बहुत आसानी से रीजनल बेंचेस के पास पहुंच पाएंगे, जिससे ज़्यादा फायदा होगा हमारे देश में व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिलीवरी ऑफ जस्टिस और डिस्पर्सल ऑफ जस्टिस। तो ये आर्ग्यूमेंट हमें दिखता है। सो ये चार बड़ी बातें जो यहाँ नज़र आती हैं कि कैसे हमें एक बेहतर पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आएगा व्हेन वी थिंक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उन्होंने क्या किया, ऑपोजिट व्यूज़ दिए हैं, और आपको सीयूईटी के पेपर में क्या होगा, एक पैराग्राफ मिल जाएगा और ऐसे जजमेंट बेस्ड सवाल आपको दे दिया जाएगा। सो लेट्स लुक एट द कॉन्स ऑफ इट। नंबर वन, देयर इज अ इशू ऑफ फ्रेगमेंटेशन और इनकंसिस्टेंट रूलिंग्स, लीगल अनसर्टेनिटी और रिड्यूसिंग यूनिफॉर्मिटी। जैसे ऑलरेडी अभी आप देख रहे होंगे एक सुप्रीम कोर्ट है, उसी में जजेस अलग अलग तरह के जजमेंट्स देते हैं। अब अगर मान लीजिए कई सारे बेंचेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो पैरेलल लेवल पर हो सकता है हमारे पास लीगल इनकंसिस्टेंसी आ जाए। तो लोअर कोर्ट्स को ये समझ नहीं आएगा किस बेंच की बात को सही माना जाए, है ना, गुवाहाटी वाली बेंच की बात को सही माना जाए, दिल्ली वाले को सही माना जाए, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये हो सकता है देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बिखराव हो सकता है, इनकंसिस्टेंट रूलिंग्स आ सकती हैं कि हो सकता है एक बेंच ऐसी एक्स कह रहा हो तो दूसरा बेंच वाई कह रहा हो, है ना, ये इशू है। दूसरा इशू क्या है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी बेंच यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड जुडिशियल पर्सनल्स, यू नीड अदर कॉस्ट, तो वो बढ़ेगा। लॉजिस्टिकल कॉस्ट क्या है, दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से आगे बढ़ते हुए हाउ टू इंश्योर केस डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका एलोकेशन, कौन सा मैटर किस बेंच की तरफ जाए उसका कॉस्ट अलग बढ़ जाएगा। यानी ये थोड़ा सा खर्चीला उपाय है, इससे इंडिया के रेवेन्यू पर काफ़ी असर पड़ेगा, हमारे एक्सचेकर की और ज़्यादा खर्च होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बट द कॉस्ट इज मेजरली हेयर आइडिया ऑफ इंश्योरिंग सम स्मूथनेस, कैसे ये स्मूथली सस्टेन करे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिसडिक्शनल कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब क्या होगा, अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई मैटर निकलता है तो वो किस बेंच पे जाए, है ना। अभी देखिए क्या है, अगर आप इसका कोई क्राइटेरिया निकालेंगे और बोलेंगे कि नहीं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैटर है तो वो सीधा सदर्न पार्ट ऑफ बेंच में ही जाए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैटर है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न बेंच में ही जाए, टू व्हाट एक्सटेंट इज दिस काइंड ऑफ एलोकेशन रेशनल, ये कहाँ से सही है।
इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है ना कि रीजन रीजन सेम बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से निकलता है एक और इशू कि अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है लोकल पॉलिटिक्स आपके रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने लग जाए, तो आपका जस्टिस कहाँ से होगा, वहाँ पे तो अलग किस्म की लॉबिंग चलने लगेगी। एक ये इशू बन के आता है। एंड देन फाइनली लॉ कमीशन ने क्या किया था, इसको अपनी 227th रिपोर्ट में रेकमेंड किया था कि वी शुड हैव द रीजनल बेंचेस। लेकिन ऊपर के ये कौन रीजंस दर्शाते हुए इस रिकमेंडेशन को फाइनली क्या कर गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, रीजनल और कैजिशन बेंच, जैसे फ्रांस में क्या है कैजिशन कोर्ट चलते हैं, ठीक है, जो मैटर्स को हैंडल करते हैं, इस पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि नो वी मस्ट हैव ओनली वन एपेक्स कोर्ट एंड दैट इज एट न्यू दिल्ली। नाउ व्हाट कैन बी डन, सिंपल, आप कोशिश कीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को बेहतर बना लीजिए कि लोगों के पास अच्छा ऑप्शन आ जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। इस टॉपिक को समझते हुए क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इंडिया फॉलोज द कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन या कॉमन लॉ ट्रेडिशन। इसको समझते हैं। नंबर वन, द जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन। अब यहीं पे ना एक कंफ्यूजन होता है सीयूईटी के पेपर के अकॉर्डिंग। होता क्या है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरे ब्रिटेन की जुडिशरी तो इतनी पावरफुल है नहीं, और इंडिया के तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अमेरिकन मॉडल को फॉलो किया था, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को यूनिफाइड रखा फॉलोइंग द ब्रिटिश मॉडल, लेकिन जुडिशरी को सेपरेट कर दिया फॉलोइंग द अमेरिकन मॉडल। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन पे शेप हुआ है? नो, दैट इज नॉट द आइडिया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ जुडिशरी, है ना, हम यहाँ पे फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस ऑफ जुडिशरी। ये अगर आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें तो आपको बड़ा आसानी से आप हैंडल कर लेंगे। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हो गया कि जुडिशरी का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से कैसा नाता है, क्या वो उनके साथ एकदम चिपकी हुई है, नजदीक है ना, या एक सेपरेशन है। ठीक है, तो फॉर्म में क्या आ जाएगा, सेपरेशन है। लेकिन जब आते हैं सब्सटेंस की बात, सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल जो प्रेसिडेंट्स हैं या जुडिशरी जो डिसीजन लेती है, जुडिशरी जिस तरह के बहस में पड़ती है, जुडिशरी में किस तरीके से मामलों को पेश किया जाता है, so in what manner the judiciary is involved in legislative governance, in what manner the matters are posed or imposed or let's say produced before the honorable judges, in what manner the judiciary is able to take decisions, to what extent the judicial precedent matter in the polity। जब आप इन सवालों पर गुजरते हैं ना, then we understand we are talking about the questions of substance, यहाँ ना मूलभूत बातें कुछ चल रही हैं। So we follow which kind of system? We follow the British legal tradition in which judicial precedents shape law। मतलब कानून सरकार संसद के माध्यम से पास कराते हुए संसद उसको ठप्पा लगाती है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है, फिर वो कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव उसको पायलट करता है, ये एक चीजें हैं। लेकिन वो कानून किस तरीके से जिंदा होगा, उस कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर वो इंटरप्रिटेशन आगे कैसे हेल्प करेगा, जब ये वाले मामले आएंगे ना, ये मैटर्स आएंगे, यहाँ पे जुडिशरी काम करती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ के शेपिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, आप मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके लीगल स्टडी जुडिशरी चैप्टर में काफ़ी सारे इनपुट हैं इस पर। फॉर एग्जांपल थिंक लाइक दिस, आप में से कुछ लोगों ने विशाखा जजमेंट के बारे में सुना होगा, है ना, हो सकता है सुना हो, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। विशाखा जजमेंट इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें हुआ क्या, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पहले से कानून था बड़े लेवल पे, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नाम की चीज़ है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, ये है कि नहीं है, प्लस आर्टिकल 32 भी है, रेमेडीज वाला आर्टिकल। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास था। अब इसमें हुआ ये कि जुडिशियल प्रेसिडेंट नया बनाया गया कि आर्टिकल 14 को नए तरह से डिफाइन किया, आर्टिकल 21 को नए तरीके से डिफाइन किया, ठीक है, आर्टिकल 19 को नए तरीके से डिफाइन किया। जब उसको नए तरीके से डिफाइन किया और फिर बोला कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना दे रही तब तक विशाखा गाइडलाइंस फॉलो होगा, और फिर विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कानून बनाया गया। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, लॉ को शेप कर दिया। ये मान लीजिए जुडिशियल प्रेसिडेंट हुआ, इसने कौन से लॉ को शेप किया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट
workplace. That is why when we think about the British legal tradition or the आपका कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन का ट्रेडिशन, वी ऑलवेज से कि इस ट्रेडिशन में जुडिशरी की पावर थोड़ी एनहांस हो जाती है ना. इट एनहांसेस द जुडिशरीज इन्फ्लुएंस एंड फंक्शन इन शेपिंग लीगल प्रिंसिपल्स, कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाती है. दूसरा क्या है, व्हेन इट कम्स टू द रूलिंग्स, डिसीजन, जजमेंट्स, है ना, तो उसमें जज क्या करते हैं, लॉ के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, इसलिए कहते हैं, अक्सर हम लोग बोलते हैं जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, मैटर्स को एडजुडिकेट करना. लेकिन ये इंटरप्रिटेशन करते हुए और एडजुडिकेशन करते हुए क्या करते हैं, लॉ को नए तरीके से डिफाइन भी करने लगते हैं. जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने जज ने अब पुराने जजमेंट को पलट दिया, नए तरीके से डिफाइन कर दिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू थिंक अबाउट सेक्शन 377 बेस्ड आइडियाज, है ना, कोई भी ऐसा मैटर उठा लो आप, या मान लीजिए आर्टिकल 21 जो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया आपके चैप्टर में, अगर हम उसको भी देखें तो कैसे जुडिशरी ने उसको बार बार नए तरीके से डिफाइन किया, ये पढ़ने लायक है. इसके बारे में यहाँ पे बातचीत यहाँ की जा रही है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाते हैं. इसके अलावा जानिए क्या होता है, मान लीजिए कभी कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेजिस्लेशन में मिसिंग हो. जैसे कोई कानून बना और कानून बनाते हुए इस तरीके से नहीं सोचा गया किसी मैटर के बारे में. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए हम आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल 21 है ना, फंडामेंटल राइट्स की बात करें. अब फंडामेंटल राइट्स तो हमारे 1947 में ही आ गए, फिर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, 1950 से लागू हो गया. तो फंडामेंटल राइट्स फुली फ्लेज्ड फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 1950 मान लीजिए चालू हो गए. उस टाइम पे इंटरनेट था? नहीं था. उस टाइम पे व्हाट्सएप था? नहीं था. राइट, अभी तो था नहीं. तो अभी अगर आज के टाइम पे आप सोचें तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 का पार्ट बन के आ गया, आइडिया ऑफ राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट बन के आ गया. तो ये कैसे हुआ है? ये इसीलिए हुआ है कि अगर लेजिस्लेशन में कोई गैप है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा गैप है, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या करता है, उस गैप को थ्रू लॉ फुलफिल कर देता है. और जब ये फिलिंग हो जाती है तो उसको क्या करना है, बाइंडिंग करना है कि बाकी सभी लीगल मैटर्स पे वो चलेगा. तो इस तरीके से जुडिशरी क्या करती है, बहुत सारे गैप्स जो होते हैं ना कानून में, उसको फिल करने का काम भी करती है. सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में इसका सेंट्रल रोल होता है. अब एक क्वेश्चन बनता है कि कुछ तो है वो है कॉमन लॉ के बेसिस पे, ठीक है, और कुछ क्या है सिविल लॉ के बेसिस पे हैं. दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस जो है ना वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी का है. जब हम कॉमन लॉ की बात करेंगे तो कोर्ट्स क्या करते हैं, अपने रूलिंग से कानून बनाते हैं. लेकिन जब हम बात करेंगे सिविल लॉ ट्रेडिशन की, तो वहां पे सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जो अपने कानून बनाते हैं, उसमें कोर्ट कोई कानून बनाने में शेपिंग नहीं कर सकता. सो कॉमन लॉ सिस्टम, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम. जुडिशियल प्रेसिडेंट्स fill lot of gaps, addresses civil and criminal cases. India, UK are one of the best examples. And when we think about the civil law system, then we find example of Germany and Russia. तो ये पहला salient feature है इंडियन जुडिशरी का. अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, ये है एडवर्सेरियल वर्सेस इंक्विजिटोरियल सिस्टम. ये कुछ और फीचर्स हैं. देखिए एडवर्सेरियल आप समझ पा रहे होंगे ना, ये बहसबाजी होना है ना, लड़ाई झगड़ा होना. खास तौर पे इंडिया की हम बात करें तो कॉमन लॉ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वी हैव एडवर्सेरियल सिस्टम. यहाँ पे क्या होता है, नंबर वन, देयर इज अ यूनिक प्लेस ऑफ लॉयर्स. कानून, ठीक है, लायर्स नहीं, लॉयर्स. हाँ, ये लोग क्या करते हैं, ये एक एक साइड को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मिलॉर्ड मेरे मेरे क्लाइंट के साथ ये वहाँ से मिलॉर्ड नो मेरे क्लाइंट है. इस तरह जॉली लल्बी देखा ना आप लोगों ने, उसमें कैसे त्यागी जी हैं, एंड देन वी हैव अनदर लॉयर देयर, ना, बिग बिग लॉयर जिनको बोलते हैं. तो इस तरीके से नज़र आता है कि कैसे अलग अलग साइड्स को लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये क्या कर रहे हैं, मैटर को प्रस्तुत कर रहे हैं. दे आर पोर्ट्रेइंग इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल जज इन द कोर्ट कि किसी मैटर का मुद्दा क्या है. दूसरा क्या है, जज का रोल क्या है, जज एक इम्पार्शियल आर्बिटर की तरह है. अंपायर नहीं है, वो सिर्फ आर्बिटर है, कि मतलब वो एंट्री भी लेगा. अंपायर क्या होता है, उसे डिसीजन लेना होता है, अपना काम करता है. आर्बिटर प्रॉपर सेंट्रल लॉ प्ले करता है, और उसमें क्या करते हैं, नए एविडेंस आते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे लॉयर्स के राय से, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर डिसीजन लेगा कि अच्छा ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट गड़बड़ है. फिर वो कुछ सवाल खुद से भी पूछ सकते हैं जजेस. देन डिसीजन मेकिंग, जज क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं. डिसीजन किस पर टिका होता है, जज के अपनी फीलिंग्स पे नहीं टिका होता. जो एविडेंस आए, जो लॉ ऑफ द लैंड है,
जो लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, जो लॉ में लिखा हुआ है, उसको बेस बनाते हुए वो जजमेंट देते हैं। जजमेंट फॉरवर्ड लुकिंग भी हो सकता है, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद द इंक्विजिटोरियल सिस्टम, क्योंकि आपका एक सवाल कंपैरिजन का बनेगा, तो इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जजेस का रोल ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब वो इंक्वायरीज भी करवा रहा है, वो एग्जामिन भी कर रहा है अपने हिसाब से, वो प्रोसीडिंग्स को लीड भी कर रहा है। यानी लाइक सम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, एग्जीक्यूटिव की तरह जुडिशरी यहाँ पे काम करने लगती है। जजेस क्या करते हैं, लॉयर के साथ किस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे वो दूर बैठ के एज अ इम्पार्शियल आर्बिटर चीजों को सुन रहा है, एनालाइज कर रहा है, एंड देन दे फंक्शन। ठीक है, ये ऐसे काम करते हैं जैसे ये खुद ही पुलिस की तरह बैठे हुए हों। तो ये दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। की डिफरेंस क्या हो गया, एडवर्सेरियल फोकसेस ऑन द वन पार्टी ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स एंड जुडिशियल न्यूट्रलिटी, whereas the inquisitorial system focuses on judicial inquiry and active case management. तो इंडिया में क्या है, एक तो हमारे पास कॉमन लॉ ट्रेडिशन का फॉलोइंग है, दूसरा क्या है, एडवर्सेरियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और टॉपिक जो आपका बनता है दैट इज द आइडिया ऑफ लॉ ऑफिसर्स। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, बड़े लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दो प्राइम लॉ ऑफिसर्स की बात हुई है। एक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 और दूसरे हैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। ठीक है, अब इनको असिस्ट करने के लिए हमारे पास सॉलिसिटर जनरल जैसी पोजीशंस भी हैं, बट दैट पोजीशन और दीज पोजीशंस वेदर एट द नेशनल लेवल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो या फिर वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो राज्य का स्तर हो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं अभी बता दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की बात हुई है। इसके अलावा लीगल ऑफिसर्स की श्रेणी में बाकी पब्लिक सर्वेंट्स का जिक्र है, बट पोजीशन यही दो हैं जिसकी बात की गई है। तो ये लॉ ऑफिसर्स हैं क्या, देखिए, इन्हें या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये काम करते हैं इसी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के लिए। फंडामेंटली ये क्या काम करते हैं, ये लीगल एडवाइस देते हैं या लीगल मैटर्स के ऊपर बहसबाजी करने, आर्ग्यूमेंट्स पेश करने, एडवर्सेरियल मोड को फॉलो करते हुए कोर्ट पहुंचते हैं। इनके कुछ राइट्स भी होते हैं, अभी उस पर बात करेंगे। सबसे पहला करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात है। अपॉइंटमेंट की जहां तक बात है, Article 76 of the Indian Constitution states it clearly that Attorney General will be appointed by the Honorable President of India. यानी इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के अंडर करते हैं, आर्टिकल नंबर 76। ये बन गया आपका एक और सवाल। अब सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कोई ऐसा इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो। मतलब ये नहीं कल को आप बोले मैंने लॉ कर लिया मुझे अपॉइंट कर, नहीं, आप अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है। प्लस कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक्सटेंसिव लीगल एक्सपीरियंस, बहुत सालों तक लॉ के, अगेन आई रिपीट, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। एट दिस मोमेंट एज यू ऑल नो द करंट अटॉर्नी जनरल इज आर वेंकट रमानी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हु इज, जीके में मान लीजिए पूछ ले हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल, सो आर वेंकट रमानी इज द करंट अटॉर्नी जनरल। नाउ लेट्स लुक एट द एडवोकेट जनरल। अभी सेंट्रल लेवल पे क्या था, अटॉर्नी जनरल था, तो स्टेट लेवल पे क्या आ जाएगा, एडवोकेट जनरल। अब अगर मान लीजिए सेंटर पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो स्टेट में कौन है जो प्रेसिडेंट के पोस्ट को स्टेट लेवल पर देखता हो, उस तरह का इज्जत उसको मिलता हो, गवर्नर है। तो गवर्नर क्या करते हैं, आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। ये भी क्या होना चाहिए, अगर अटॉर्नी जनरल वो इंसान बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो, तो स्टेट पे कौन से कोर्ट होगा हायरार्की में, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, लीगल एक्सपीरियंस रखता हो, तो उन्हें क्या होता है, अपॉइंट किया जाएगा। तीसरा रोल क्या है, अगर अटॉर्नी जनरल यूनियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं तो ये क्या होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, और गवर्नर जब तक चाहेंगे तब तक ये पद पर बने रहेंगे। सो दे ऑल्सो सर्व देयर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सपोर्ट के लिए क्या है, अगर वहां पे सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है एडिशनल एडवोकेट जनरल्स फॉर दी असिस्टेंस। तो ये एक बात आपको दिमाग में रखनी है।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी, दीज मेजर एस्पेक्ट्स अबाउट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फंडामेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जुडिशरी के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सेफगार्ड कर दिया है। जैसे व्हेन वी रीड आर्टिकल 50 विच इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि ये इंश्योर करना है गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दिस दैट देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, ये उसमें लिखा हुआ है। यहीं पर सीयूटी ने आपसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। द क्वेश्चन वाज which article of the Indian Constitution ensures separation of judiciary from the legislature and the executive? So especially when it comes to the matters of public policy and governance, ये separation यहाँ लिखा गया है. So Article 50 is the answer. Now this separation is essential for maintaining the rule of law, good governance and a free society. रूल ऑफ लॉ क्या है कि कानून का शासन हो, कानून के सामने सब बराबर हो, कानून सबसे ऊपर हो. ठीक है, एवी डाइसी नाम के एक बड़े अच्छे एक चिंतक थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का विचार रखा था. उनकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये उनका किताब का नाम है. तो उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया था. अब देखिए क्यों ज़रूरी है. अगर मान लो इनके बीच में सेपरेशन ना हो, मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव चाहे तो अपने हिसाब से जुडिशरी को कंट्रोल करे, लेजिस्लेचर चाहे तो अपने हिसाब से जुडिशरी को कंट्रोल करे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लेजिस्लेचर जैसा कानून चाहेगा वैसा बनाएगा, आपके राइट्स गए तेल लेने. ऐसे ही एग्जीक्यूटिव जैसे चाहेंगे वैसे कानून लागू करेंगे, आपके राइट्स गए तेल लेने. तो सेपरेशन करने से क्या फ़ायदा होता है कि इन दोनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर एक कंट्रोल कर देते हैं, एक चेक एंड बैलेंस लग जाता है कि नहीं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कानून बनाएंगे तो हम आपको रोक देंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हुए कानून को लागू करेंगे तो हम आपको रोक देंगे. इससे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ आता है, यानी कानून ऊपर हो गया, ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कोई और. दूसरा, इट लीड्स टू गुड गवर्नेंस बिकॉज देयर इज फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी, एंड देन इट लीड्स टू फ्री सोसाइटी बिकॉज पीपल नो कि अगर उनके राइट्स को वायलेट किया गया देन दे हैव अ कोर्ट वेयर दे कैन गो. ठीक है, ये पहला चीज है. अब ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका की रोल क्या है. पहला रोल, जुडिशरी एज अ वॉच डॉग. ठीक है, अब देखो ये आप इसको ना एक डेरोगेटरी टर्म मत समझना. हर एक लैंग्वेज में अदर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं. जैसे वॉच डॉग वर्ड को आपको पॉजिटिवली लेना है. इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई भी, मान लीजिए कानून व्यवस्था की बात करें, तो जितने ये सरकारी ब्रांचेस हैं इनके बीच में पावर बैलेंस है कि नहीं है, ये देखना जुडिशरी का काम है. मतलब ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर रही है काम, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बैलेंस है, तो बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस आएगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए. और इससे क्या है, सिटीजन्स के राइट्स या इंडिविजुअल के राइट्स कैसे बचे रहें, इसके बारे में यहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है. एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है. मान लीजिए आप ना किसी मामले में नामजद हो जाते हैं, कोई आपके नाम पे मान लीजिए एफआईआर कर देता है, मान लो तुम्हारी बुरी किस्मत है और मान लो तुम्हारे दोस्त ने कर दिया कि मेरी बाइक किसी ने चुराई है ना, ऐसे कर दिया. अब पुलिस आके इन्वेस्टिगेट कर रही है. अब वो दोस्त मान लीजिए पुलिस वालों को एक्स्ट्रा कुछ मतलब सहायता देके कहता है कि मुझे खाली उसको परेशान करवाना है. ठीक है, मान लो ऐसा होता है. तो अब क्या होगा, पुलिस आके आपको उठा लेगी. फिर आप जानते ही हैं कि सबके सामने, पुलिस के सामने किसी की नहीं चलती है. मान लीजिए आपके साथ कई प्रकार का मतलब शारीरिक जो है आपको यातना भी मिलती है, मान लीजिए, है ना. मान लो तुम्हें पुलिस स्टेशन में एकदम वो होता है ना, टिपिकल सिंघम स्टाइल पुलिस स्टेशन में आपको ले जाया जाता है. वहाँ एक बेल्ट लटकी पड़ी है, बेल्ट पे लिखा हुआ है आन मिलो सजना, है ना. इस तरह से मान लीजिए आपकी पिटाई होने लगती है. तो ये क्या हुआ, आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए कि नहीं हुए, इन्फ्रिंज हुए. तो जुडिशरी इंश्योर करती है कि आपके राइट्स इन्फ्रिंज ना हो. ठीक है, इसी के साथ साथ मान लीजिए कि आपका कोई मैटर चल रहा है पुलिस केस में और आपको कोर्ट में ले जाते हैं और बोलते हैं कि अपने खिलाफ गवाही यही देगा, यही बोलेगा कि हाँ मैंने किया है. जैसे आपने सुना होगा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है. तो ये क्यों किया गया है, वाई, बिकॉज इट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अरे भाई, आपको जबरदस्ती भी तो ये कराया जा सकता है. तो जुडिशरी ऐसा वॉचडॉग क्या करती है, पूरे के पूरे सिस्टम को
लॉ के अंडर रखती है। ये पहला चीज ध्यान रखना है। दूसरा, जब सारा का सारा सिस्टम लॉ के अंडर काम करता है तो इससे एक नई चीज निकलती है नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स। मतलब आपके जितने संवैधानिक अधिकार हैं, वेदर इट इज राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, है ना, ये सारे के सारे इंश्योर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में काफ़ी काम करती है। मान लीजिए आपको कोई राइट चाहिए, वो नहीं, मान लीजिए कोई कानून वायलेट किया जा रहा है, आपके राइट्स को नहीं ध्यान रखा जा रहा, तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। अब प्रोटेस्ट करते हुए आपको मान लीजिए उठा लिया जा रहा है, आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, तो कोर्ट क्या करता है, यहां पे आके इंटरवीन करता है। कोर्ट कहता है कि नो, दीज द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया, और इसमें गवर्नमेंट उन्हें जगह देगी जहां वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह पे प्रोटेस्ट जहां होता है वहां ऑलरेडी कोर्ट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से काउंट। देन गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके जितने सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स हैं, इन सबको बचाने का काम कौन करता है, जुडिशियल सिस्टम करता है, जुडिशरी करती है। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, ये भी कौन बचाता है, जुडिशरी बचाती है। ठीक है, जैसे देखिए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में क्या आ गया, राइट टू लाइफ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और अगर हम देखें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स में, तो आपके रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, इवन यू कैन से आर्टिकल 25 टू 28 में भी इस तरह की बातचीत की गई है। एक्सपैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स, ये भी आज ही कर लेते हैं। देखिए इसके अलावा क्या किया जुडिशरी ने, उन्होंने इंटरप्रेट करते हुए प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, मतलब समय के साथ नए तरीके से कानून को समझाना, समय की डिमांड्स, टाइम की डिमांड्स को ध्यान रखते हुए नए तरीके से आर्ग्यूमेंट्स देना, और टाइम को फॉलो करते हुए नए राइट्स का एक्सपेंशन करना, या पुराने राइट्स में नए नए एस्पेक्ट्स जोड़ देना। इस तरीके को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, यानी प्रगतिशील एक तरीके से इंटरप्रेट करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, खास तौर पे आर्टिकल 21 को इसी तरह से एक्सपैंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली क्या था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या होता था कि nobody shall be deprived of right to life and personal liberty except procedure established by law। ऐसे ही आर्टिकल है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उससे वंचित नहीं किया जाएगा, बजाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। ठीक है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ऐसा किया जा सकता है ना, एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ के मीनिंग को ही बदल दिया। लाइफ सिर्फ ये थोड़ी थी कि मैं सांस लूं और सांस छोड़ूं और खाने पीने को मिल जाए, वो तो एनिमल लाइफ है, एनिमल भी वो लाइफ जीता है। ह्यूमन लाइफ का मीनिंग अलग होता है, उसमें डिग्निटी होता है, उसमें रिस्पेक्ट होगा, उसमें लाइवलीहुड के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आइडिया ऑफ इक्वालिटी होगा, उसमें आइडिया ऑफ रिकग्निशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 21 को ऐसे इंटरप्रेट किया कि नए नए एस्पेक्ट उसमें जुड़ गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो। देन सोशल नीड्स, मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी क्या करती है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का एसेंस था, जो उनका विजन था, उसको कंटिन्यू करते हुए आज के टाइम पे वो कैसे सोचते हैं इसको भी इंटरप्रेट करती है, खासतौर पे इंडियन जुडिशरी। जैसे मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने प्रियम्बल, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रांटिंग ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी and ensuring that there is dignity of the individual from which or the dignity of individual will lead to unity and integrity of the nation। ये एक आइडिया जो है प्रीएम्बल में था। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि 1947 के कंडीशंस के हिसाब से ही हो। अगर आप उसको 2024 में लागू करें तो क्या ये विजन रेलेवेंट नहीं है, क्या ये आइडिया रेलेवेंट नहीं है? अब उसको कैसे रेलेवेंट बनाएंगे आप, कैसे उसे आज के टाइम पे लाएंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को 2024 के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे। तो यही काम यहाँ पे किया गया है कि जो जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स को रेलेवेंट बनाती हैं वैसे इंटरप्रेट करो, रिस्पॉन्सिव बनाती है वैसे इंटरप्रेट करो। तो एक्सपेंशन से क्या हुआ है, सिटीजन्स को उन्हीं पुराने राइट्स में नए एस्पेक्ट शामिल करने का मौका मिला है। जैसे ये देखो, अगर हम आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन को देखें तो हमें क्या क्या नजर आता है। सबसे पहला, स्ट्रीट वेंडर्स के राइट हैं कि वो अपने लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करें, जो रेडी पटरी लगाते हैं उनके राइट्स हैं, जो एजेड लोग हैं, बुजुर्ग हैं, डिसेबल्ड हैं,
जो लोग प्रताड़ित इंडिविजुअल्स हैं, डेस्टिट्यूट इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास राइट टू फूड है। क्यों? क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है और स्टेट को इंश्योर करना है कि राइट्स उसको मिले। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक राइट्स हैं जैसे लाइवलीहुड फूड का, जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सिएबल बना दिया गया। एंड फाइनली द कोर्ट कंटिन्यूज टू फुलफिल दिस विजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ राइट्स बाय डूइंग मल्टीपल वेज ऑफ एक्सपेंशन। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्पीच, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्पीच का आइडिया है, डिग्निटी का आइडिया है, राइट, आइडिया ऑफ प्रिवेसी है, विमेन कंट्रोल ओवर हर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस है, ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है। जितने ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल जुडिशरी ऑफ इंडिया के एक्सपेंशन ऑफ राइट से निकले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जुडिशरी इंश्योर करती है दैट देयर मस्ट बी फेयर ट्रायल्स, मतलब चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, कानून सबके ऊपर एक तरीके से लागू हो। देयर मस्ट बी, कोई भी इंसान, फिर चाहे वो कल्प्रिट में नामजद हो कि वही इंसान है जिसने गुनाह किया है, या वो ऐसा इंसान हो जिसे बिना बात के एक विटनेस की तरह मान लीजिए बुलाया गया या बिना बात के घसीट लिया गया हो, इट डजेंट मैटर, चाहे वो इंडियन है, फॉरेनर है, सभी के लिए फेयर ट्रायल होना चाहिए, सभी के लिए ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। मतलब क्या है, प्रोसीजर्स को फॉलो कीजिए, लॉ के वैल्यूज को फॉलो कीजिए, लाइक, है ना, ड्यू प्रोसेस हो, ऑल लीगल राइट्स को रिस्पेक्ट करें, फेयरनेस और लिबर्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन देयर आर सम वाइटल रोल्स ऑफ जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी, लाइक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, वहाँ वहाँ सिटीजन के राइट्स वायलेट हुए हैं, ये एक फैक्ट है। नंबर 2, केवल जुडिशरी ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल के राइट्स को डेमोक्रेसी में बचाता है। एंड नंबर 3, केवल जुडिशरी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल के राइट्स सस्टेन कर पाते हैं। तो ये 3 बड़ी बातें आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात है, जुडिशियल रिव्यू की बात है, एंड फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। तो यहाँ से लेके जो हमारे और टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके फंक्शंस, हाई कोर्ट के मेजर फंक्शंस क्या हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, PIL क्या होता है, प्लस बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया क्या है, कैसे रिटायर करते हैं, कैसे इम्पीचमेंट होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।